गोवा विधानसभा का चुनाव होने के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद में जो समय विचार के लोग इकट्ठा होकर कुछ कॉमन प्रोग्राम के आधार पर गोवा के विकास के लिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार और गोवा के विकास करने वाली सरकार हो, इसलिए प्रयास किया गया। मैं कल रात को गोवा में आया, रात भर अनेक लोगों से बातचीत हुई, आज दिन भर भी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद यहाँ की जो प्रमुख दो पार्टियाँ थी, इसमें एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड, इन्होंने मुझसे बातचीत समय ये कहा कि अगर मनोहर पर्रिकर अगर मुख्यमंत्री करके आते हैं तो उनके नेतृत्व में हम समर्थन करेंगे। परंतु मनोहर पर्रिकर हमारे केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी का निर्णय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। तो सुबह उन्होंने ये बात कहने के बाद मैंने हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत की, प्रधानमंत्री से भी बातचीत की और उसके बाद में मैंने उनको कहा कि यहाँ के एमएलएस की इच्छा है कि गोवा में अगर स्थिर सरकार चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ के आम लोगों की और विशेष रूप से जो पार्टियां हमको समर्थन करने के लिए तैयार है, उनके आग्रह है, कंडीशन है कि मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ विचार विनिमय करके मुझे कन्वे किया कि अगर मनोहर पर्रिकर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से उनके लिए अनुमति है। मनोहर पर्रिकर जी से भी अध्यक्ष जी ने बातचीत की, मैंने भी बातचीत की। उनके नेतृत्व में डिफेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। आपको पता है कि हमारे देश की साख पूरे दुनिया में जिनके कारण बैठी है, उसमें मनोहर पर्रिकर जी का डिफेंस मिनिस्टर के नाते बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए दिल्ली में हम सब जो उनके मित्र सभी थे, उनकी इच्छा थी कि उन्होंने दिल्ली में ही रहना चाहिए। पर इस विशेष स्थिति में पर्रिकर जी से चर्चा करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि पार्टी जो भी उचित निर्णय करती है पार्टी के हित में, वो कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ और गोवा के लिए इस समय अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़कर भी गोवा में आकर भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में ये बात मैंने हमारे अध्यक्ष जी को कन्वे की और आज सुबह ही हमारे पार्टी में हमारे विधानमंडल के जो सदस्य थे, उन्होंने पर्रिकर जी के बारे में एक प्रस्ताव भी पास किया और उनके नेतृत्व में आगे जाना चाहिए, इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ। पार्टी के अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे उचित निर्णय करने का अधिकार दिया था और जब हमने सभी पार्टियों से और इंडिपेंडेंट से चर्चा की, उसमें विशेष रूप से सुदीन ढवलीकर जी, इनका मैं विशेष रूप से आभार मानूंगा। उनके एमजीपी के 3 सदस्य विजय सरदेसाई, इनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि गोवा के विकास के लिए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये निर्णय किया है और उनके नेतृत्व में 3 एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट्स में श्री गोविंद गावड़े और रोहन खाउंटे, इन्होंने भी समर्थन किया है। तो ऐसे 21 एमएलए ने जब समर्थन करने के बारे में मुझे विश्वास दिलाया और पत्र दिए, तब हमने ये निर्णय किया कि जो मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड के तरफ से माननीय अध्यक्ष अभी आगे जाइए और ये पत्र लेकर मनोहर पर्रिकर जी, उनके साथ हमारे सभी एमएलए, बीजेपी के, एमजीपी के एमएलए, गोवा फॉरवर्ड के एमएलए, सुदीन ढवलीकर, विजय सरदेसाई, सब मिलकर गवर्नर से मिले और वहाँ 21 सदस्यों के साइन का और उसके साथ साथ उनके समर्थन के पत्र हमने माननीय गवर्नर महोदया को दिए हैं। मनोहर पर्रिकर जी अभी संरक्षण मंत्री है। हमारे संविधान के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले उनको डिफेंस मिनिस्टर का रिजाइन करना चाहिए और इसलिए रिजाइन करने के शपथ लेने के पहले वो संविधान के अनुसार उसके ऊपर निर्णय करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई रिजिग्नेशन दिया नहीं है। इसके बाद हम लोग गवर्नर साहब जो है उनके तरफ से उनको इन्विटेशन मिलने के बाद वो कब शपथ लेंगे ये बात तय करेंगे
और उसके बाद में वो रिजाइन करेंगे। जहाँ तक गोवा में बहुत जागरूक मतदार है, इस बार फ्रैक्चर मैंडेट मिला, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में पिछले बार बहुत अच्छी सफलता मिली और उन्हें गोवा के विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया और इसीलिए हमारी एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर तीनों पार्टी के प्रमुख नेता बैठकर एक साझा विकास कार्यक्रम जो है वो भी हम निश्चित करेंगे और निश्चित रूप से गोवा एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न अच्छा राज्य बनाने के लिए मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में सबके सहयोग से एक स्थिर सरकार हम गोवा को देंगे। अभी इस स्थिति की जानकारी मैंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दी। उन्होंने भी मनोहर पर्रिकर जी का और समर्थन करने वाले सभी पार्टियों का अभिनंदन किया है, उनको धन्यवाद दिए हैं और मुझे विश्वास है कि इन सब बातों में जो एमएलएज हैं इंडिपेंडेंट और एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड के, इन्होंने हमने सबने बैठकर आपस में चर्चा सुलह करके अलग अलग विषयों पर काफ़ी बातें हुई। कल दोपहर रात को 1 बजे से लेकर हम करीब 5 साढ़े 5 बजे तक जागते रहे, फिर सुबह भी हम लोग लगातार 8:30 से बैठे रहे और दिन भर हमने छोटी छोटी बातों पर चर्चा की, क्योंकि हम सब बातों को क्लियर करना चाहते थे कि लॉन्ग टर्म पर हम 5 साल के लिए एक स्थिर सरकार दें और हम सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करें और इसलिए एक सशक्त टीम 21 सदस्यों की, 21 विधायकों की, जिसमें मनोहर पर्रिकर जी का यशस्वी नेतृत्व मिला है और हमें उम्मीद है कि और भी कुछ सदस्य समर्थन करने के बारे में उन्होंने भी हमको कहा है। केवल उनका पत्र मिला नहीं है, अगर वो भी करेंगे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे और मेरा विश्वास है कि आज मैं मनोहर पर्रिकर जी को हमारे आज उनको जो समर्थन मिला इस बात को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से और मेरे ओर से भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से मैं हमारे मित्र माननीय सुरेंद्र धवलीकर जी एमजीपी के, उन्होंने भी बहुत समझदारी की भूमिका रखी। हम चुनाव में अलग अलग लड़े, चुनाव में होता ही है, पर फिर भी उन्होंने भी बहुत मैच्योर्ड रोल अदा किया और उन्होंने भी सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से विजय सरदेसाई जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी बहुत सोचकर गोवा के हित में, काफ़ी कठिनाइयाँ अड़चनी थी, पर उन्होंने कहा कि मैं गोवा के विकास के लिए और गोवा की जनता के हितों के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और एक स्टेबल सरकार गोवा को मिले, इसलिए मेरे कुछ रिजर्वेशन भी होने के बावजूद भी मैं इस सरकार में आऊँगा और सरकार को मदद करूँगा। इसलिए पूरी तरह से बाद में इंडिपेंडेंट लोग जो जिनके भी मैंने नाम लिए उन्होंने भी समर्थन किया है। मैं इनको सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद में मनोहर जी और हमारे प्रमुख जो पार्टी के नेता है वो भी अपनी बात कहेंगे और शपथ कब लेना, गवर्नर कब बुलाएंगे, उसके बारे में निर्णय क्या करना, इन सब बातों का अभी निर्णय माननीय मनोहर पर्रिकर जी को लेना है और वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। मनोहर पर्रिकर जी। पहले आप स्वीट लैंग्वेज I thank you all for support and wish you a very happy Holi and Ranga Panchami tomorrow. On this auspicious occasion, I'd like to thank Sri Nitinji Gadkari for coming down to Goa at a very short notice as a party observer, and he had also assisted us during the election, and within solving the full matter within probably exact time of about 16 hours. That itself is a record because it includes the night time and the sleep, minimum sleep is required. I also thank Surin Davlikar, Mr. Vijay Sardesai, Rohan Khaute and Govind Gaude for their assistance, beside the faith shown by all the 13 BJP MLAs, including our Deputy Chief
Minister Francis D'Souza, and all senior BJP office bearers, President, for this trust in me. It's an occasion that I come back after almost 2.5 years. And one thing I can promise to the state and my colleagues, that this is a mandate given by the people. Though we fell short of majority, that together we have completed the magic figure of 21. There are possibly support from 1 or 2 more MLAs. But at this stage we could only get 21 together because traffic jam and other issues were there. So we went to the governor. I'm expecting a call invitation from her. So once the invitation is received, we will consult our colleagues and decide the date for swearing in. There is not much time because budget exercise is to be begun immediately, and so it's a occasion when I think after you hear them, you can fire some questions. Thank you. एक जस्ट मिनट एक मिनट थोड़ा सा दोनों को थोड़ा 2 मिनट बोले फिर आप पूछिए विजय। तुम्हा सगळ्यांना आज होळीच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि आज खरंच आम्हाला आनंद होतोय की परत एकदा आम्ही मगो पक्ष, गोवा फॉरवर्ड आणि भारतीय जनता पक्ष असं तिघे मिळून आणि त्याच्याबरोबर अपक्ष आम्ही परत एकदा गोव्याला एक चांगलं सरकार देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आम्हाला साथ लाभली आहे माननीय MOSMRTH मिनिस्टर नितीनजी गडकरी यांची आणि त्याचबरोबर ज्यांच्यासाठी आमचा प्रयत्न होता ते श्रीयुत रक्षामंत्री मनोहरजी पर्रीकर परत एकदा येऊन गोव्यात मुख्यमंत्री व्हावे आणि त्याच्या हातून जे अर्धवट राहिलेलं काम पुढे नेण्याचा प्रयत्न त्यांनी करावा अशी संकल्पना मनात ठेवून आज आम्ही सगळे एकत्रित आलेलो आहे आणि हे पूर्ण करण्याचा आमचा विचार आहे। ते पूर्ण करणारच, पण तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य पण आम्हाला हवं आहे आणि त्यातूनच एक चांगलं काम गोव्यासाठी आम्ही करू हे निश्चित तुम्हाला वचनबद्ध आम्ही देऊ आणि त्या आजच्या परत एकदा आजच्या दिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि मी माझं हे थोडंसं संभाषण आवडतं येईल। चारों को हो गया। विजय जी का विजय जी You find me perhaps the only odd man out here. But see, we in the Goa Forward have contested only 4 seats in this election. And we have won 3 seats. Ours is perhaps the best strike rate in the whole of the country for any political party in these elections. Strike rate. Now we cannot waste this mandate by being oblivious to the choices that we have in formation of a stable government that will ensure development for the state. Our mantra has been Goi Goikar Goikar Pon. This slogan has given us these 3 seats and has given us these 3 the votes that we have got in this election. तर गोव्यातल्या या महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींवर आणखी विश्लेषण जाणून घेऊया। झी24 तासचे मुख्य संपादक डॉक्टर उदय निरगुडकर सर आपल्याबरोबर आहेत। सर, गोव्यामध्ये या ज्या काही घडामोडी गेल्या काही क्षणांमध्ये घडलेल्या आहेत त्यामध्ये मुख्यतः सरकार स्थापनेचा दावा आणि मनोहर पर्रीकर यांचा संरक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा, आपल्या या सगळ्या घडामोडींवरचं विश्लेषण आणि पुढचं संरक्षण मंत्री देशाचे कोण होतील याबद्दल मुख्यतः उत्सुकता लागली आहे। गोव्याचे निकाल लागल्यानंतर त्या तिकडे त्रिशंकू अशी अवस्था निर्माण झालेली होती आणि गोव्याला आतापर्यंत राजकीय अस्थिरतेचा एक खूप मोठा इतिहास आहे।
संपूर्ण देशामध्ये केंद्रापासून पंचायतीपर्यंत सर्वत्र स्थिर सरकारच्या दृष्टिकोनातून लोकांनी मतदान केलं असताना गोव्यामध्ये मात्र असा काहीसा विचित्र वाटणारा निकाल लागला. गोव्याला एका अत्यंत भक्कम अशा नेतृत्वाची गरज होती आणि ते नेतृत्व लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पुरवणं शक्यच नव्हतं, कारण त्यांचा पराभव झालेला आहे. त्यामुळे नितीन गडकरींना याकरता दिल्लीहून पुन्हा गोव्याला पाचारण करण्याशिवाय भारतीय जनता पक्षाकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यांचं येणं हेच भारतीय जनता पक्षासाठी एक तारणहार होतं. पण या सगळ्या नाट्याचे खरे सूत्रधार, हिरो, स्क्रिप्ट रायटर कोण असतील तर ते म्हणजे नितीन गडकरी. नितीन गडकरींनी अवघ्या 12-15 तासामध्ये इथे येऊन संपूर्ण खेळ फिरवला आणि सुदीन ढवळीकर असतील आणि इतर अपक्षी असतील यांना कन्व्हिन्स करण्यामध्ये जर सर्वात कोणाचा मोठा वाटा असेल तर तो नितीन गडकरींचा आहे. गोव्याला असणारी जी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आहेत त्याकरता लागणारा केंद्राचा जो पाठिंबा आहे, त्याकरता लागणारं स्थिर सरकार आहे, ही गोव्याच्या जनतेची मागणी आहे. हे पटवण्यामध्ये ते या सुदीन ढवळीकरांच्या महाराष्ट्र गोमंतकवादी पक्षाला यशस्वी झाले आणि त्याच्यामुळे गोव्याची वाटचाल आता अस्थिरतेकडून स्थिरतेकडे होणार आहे. आता दुसरा प्रश्न जो तुम्ही विचारलेला आहे तो या देशाचे रक्षा मंत्री कोण होईल. मला असं वाटतं उद्या किंवा परवा मनोहर पर्रीकर त्यांच्या रक्षा मंत्री पदाचा राजीनामा देतील आणि त्यानंतर कॅबिनेट रिशफल होईल. त्या रिशफल मध्ये अनेक प्रकारच्या घडामोडी घडतील. काही मंत्र्यांना डच्चू मिळेल असा माझा अंदाज आहे. तर काही नवे चेहरे येतील. सुभाष भामरे महाराष्ट्रातले एक अतिशय परिचित नाव, ते सध्या रक्षा राज्यमंत्री आहेत. त्यांना कुठेतरी कॅबिनेटमध्ये एलिव्हेशन मिळण्याची शक्यता आहे आणि भामरे जर रक्षा मंत्री झाले तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. सध्या त्यांचंच नाव अधिक चर्चेत आहे असं मला नक्की वाटतं. परंतु या सगळ्याचा फैसला परवा होईल. आता मात्र एक चांगली गोष्ट ती म्हणजे महाराष्ट्र शेजारच्या राज्यामध्ये आता राजकीय अस्थिरतेकडून स्थिरतेकडे त्यांची वाटचाल सुरू झालेली आहे. मनोहर पर्रीकरांना त्यांच्या पुढच्या वाटचालीच्या साठी झी24 तास तर्फे माझ्या शुभेच्छा. अगदी सर, आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आणि एक आठवण करून द्यावीशी वाटते. आपण जेव्हा नितीन गडकरी यांची मुलाखत घेतलेली होती निवडणुकांपूर्वी, त्यावेळी त्यांनी शक्यता वर्तवलेली होती की पर्रीकर पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे, गोव्यामध्ये परत येण्याची शक्यता आहे. त्यांची ही शक्यता खरोखरच ठरलेली आहे. आपल्या कार्यक्रमामधून त्यांनी शक्यता वर्तवली होती, ह्याची एक आठवण करून द्यावीशी वाटते. पण मुख्य प्रश्न एक आणखी असा विचार असा वाटतो की जर आधीपासूनच भाजपनं पर्रीकरांना प्रोजेक्ट केलं असतं तर नक्कीच भाजपच्या सीट्स वाढल्या असत्या. अनुपमा, तुझं म्हणणं अगदी खरं आहे. गडकरींची नेमणूक प्रभारी म्हणून निवडणुकीची झाली ती सुद्धा खूप उशिरा झाली. तोपर्यंत खेळ हातात केलेला होता. आम आदमी पक्षाने किनारपट्टीच्या भागामध्ये मिळवलेलं वर्चस्व, शिवसेनेची वाढलेली डोकेदुखी आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी केलेलं बंड, हे सगळं मुळावर येत होतं. अर्थात त्यांना मतं या निवडणुकीत मिळाली नाहीत, परंतु त्यामुळे डोकेदुखी आणि कार्यकर्त्यांच्या मधली हतोत्साहिता मात्र वाढत गेली. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून 2 ते 3 जागा कमी होण्यात झाला. जर गडकरींना आधीच या ठिकाणी पाठवलं असतं आणि मनोहर पर्रीकर यांचं नाव पहिल्यापासूनच जर पॉसिबल सीएम कॅन्डिडेट म्हणून प्रोजेक्ट केलं असतं तर मला असं वाटतं क्लीन मेजॉरिटी नक्की भारतीय जनता पक्षाला मिळाली असती. परंतु तो एक धोरणात्मक चुकीचा भाग होता असं मला वाटतं. ती चूक गडकरींसारख्या कुशल नेतृत्वानं मात्र आज भरून काढली आणि एक प्रकारे गोव्याला जीवदान दिलं गडकरींनी असं म्हणायला हरकत नाही. अगदी सर, धन्यवाद आपण केलेल्या या सगळ्या विश्लेषणाबद्दल. झी24 तासचे मुख्य संपादक डॉक्टर उदय निरगुडकर आपल्याबरोबर होते आणि गोव्यामधल्या या सगळ्या ज्या घडामोडी क्षणोक्षणाला बदलतं पत्र घेऊन हे सगळे गोव्याचे नवनिर्वाचित आमदार आत्ताच भेटलेले आहेत. त्यामुळे भाजपचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग आता मोकळा झालेला आहे आणि आत्ताच काही वेळापूर्वी नितीन गडकरी यांनी सांगितलेलं आहे की मनोहर पर्रीकर जे सध्या देशाचे संरक्षण मंत्री आहेत ते आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देतील, संरक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा देतील आणि त्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून ते शपथ घेतील. झी24 तास रहा एक पाऊल पुढे.